Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या लिखते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इसको इंग्लिश में कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन in two variables अब देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि लीनियर क्यों कहा। लीनियर क्यों कहा? सबसे पहले ये समझिए कि ये जो वर्ड लिखा है कि लीनियर, उसके बाद टू वेरिएबल्स क्यों कहा, ये समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। समझिए, हम लोग जो बीजगणित पढ़ते हैं मतलब अलजेब्रा पढ़ते हैं, ठीक है, अलजेब्रा में पढ़ते हैं कि एक होता है आपका चर और एक क्या होता है? अचर, है ना? तो अचर का बात तो इसमें नहीं करेंगे उतना, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, इसका कोई दिक्कत नहीं। चर में आपका जो होता है वो होता है एक पद, द्विपद, बहुपद होता है ना। तो उस एक पदी और द्विपदी में हम लोग पढ़ते हैं। तो एक पदी को इसमें तो नहीं पढ़ते हैं, द्विपद वाला पढ़ते हैं। द्विपद वाला में पढ़ते हैं हम लोग द्विपद बहुपद पढ़ते हैं इसमें। तो द्विपद बहुपद में हम लोग क्या पढ़ते हैं? उसमें पढ़ते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब समझिए, ये जो लिखा हुआ है लीनियर, ये लीनियर का मतलब क्या हुआ? समझिए, अगर कहीं हम एक्स स्क्वायर का वैल्यू लेते हैं, कितना लेते हैं? एक्स स्क्वायर का वैल्यू, और एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0 लिखते हैं। तो एक्स 0 मत लिखिए, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिखते हैं। और समझिए, ये अगर कोई लाइन खींचते हैं, ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। देखिए एक्स स्क्वायर, अगर ये आपका क्या कहलाता है? वाई एक्सिस, और ये क्या कहलाता है? एक्स एक्सिस, और ये क्या कहलाता है? 0 0। इसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। इसको कहते हैं हम लोग मूल बिंदु। मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट पूछेगा, मतलब मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट पूछेगा तो क्या बोलेंगे? 0 0। और समझिए, अब अगर कहेगा कि इसका वैल्यू आप इस पर दर्शाइए, छोड़िए 4 को छोड़ देते हैं, एक्स स्क्वायर को ही मानिए। अगर मान लीजिए एक्स का वैल्यू 1 बोले, क्या बोले? एक्स का वैल्यू 1 बोले हैं, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। अगर एक्स यहां रख रहे हैं, एक्स का वैल्यू यहां रख रहे हैं, एक्स का वैल्यू, ठीक है, और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर का वैल्यू। देखिए, पहले अगर 1 रखे तो 1 आया, पहले अगर 1 रखे तो 1 आया, अगर हम 2 रखे तो कितना आएगा? 4 आएगा। अगर हम 3 रखे तो कितना आएगा? 9 आएगा, नहीं आएगा। तो इस तरह से वैल्यू बढ़ते जा रहा है। मतलब समझिए, तो अगर एक्स स्क्वायर का हम लोग निकालते तो कैसे निकलता? एक्स स्क्वायर का वैल्यू देखिए, एक्स से निकालते तो ये ऐसे बढ़ते जाता, है ना, बढ़ते जाता, मतलब ये वैल्यू ऊपर चलते जा रहा है। देखिए 1 4 9, देखिए अगर मानते हैं 1 4 यहाँ, फिर 9 ऊपर, है ना। तो इसको 11 12 में पढ़ते हैं हम लोग पाराबोला हाइपरबोला। क्या पढ़ते हैं इसको? पाराबोला और हाइपरबोला 11 12 में पढ़ते हैं। तो इसलिए इसमें जो लिखा है लीनियर इक्वेशन, इसका मतलब है कि आपका वैल्यू कभी भी एक्स स्क्वायर नहीं होगा। क्या नहीं होगा? एक्स स्क्वायर नहीं होगा। तो समझिए क्या होगा? टू वेरिएबल है तो एक्स स्क्वायर में क्या होगा? तो 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे, मतलब 2 एक्सिस होगा। 2 कोऑर्डिनेट्स मतलब 2 एक्सिस होगा। कौन सा? जैसे मान लीजिए 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 लिखा है ना, 2x इक्वल टू 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 लिखा। अब बताइए, अगर हमको बोले कोई बोले कि बताओ कि x y का वैल्यू निकालो,
कैसे करेंगे, x और ये y, समझे, x और ये हो गया y। तो समझिए अगर x का वैल्यू हम 0 रखेंगे, देखिए x का वैल्यू 0 रखें तो y का वैल्यू सीधा कितना आ गया 5, नहीं आया, x का वैल्यू 0 रखें तो y का वैल्यू कितना आ गया 5। क्या होता है इसको समझ में नहीं आता है, इसको कोऑर्डिनेशन वाला बीमारी हो गया कि क्या हो गया। देखिए उसके बाद y का वैल्यू अगर हम 0 रख दें, y का वैल्यू देखिए y का घर ये है ना, y का वैल्यू 0 रख दें तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो देखिए यहाँ से आएगा 2x प्लस 0 बराबर हो जाएगा 5। तो 2x बराबर कितना हो गया 5, x बराबर कितना होगा 5/2, तो 2 से भाग देंगे 5 में 2.5 आएगा, मतलब इसका वैल्यू कितना आएगा 2.5 आएगा, नहीं आएगा। अब समझिए जब ये आया तो ये आपका y कोऑर्डिनेट और ये x कोऑर्डिनेट, ये है 0 है ना। अब देखिए x का वैल्यू 0 लिए, मान लीजिए यहाँ आए तो y का वैल्यू 5 मान लेते हैं, यहाँ आ गए तो क्या हो गया 0 और 5, पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट चलते हैं, अगर x का वैल्यू 2.5 है, मान लेते हैं यहाँ है तो y का वैल्यू 0 है, तो y का वैल्यू कहाँ आना है 0, यहीं आते हैं। देखिए बोले ना कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 0 होता है, तो y का वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ आ गए। x का वैल्यू 2.5 तो 2.5 पर दोगे मतलब यहाँ होगा, मतलब 2.5 और ये है 0, तो यहाँ से इसको मिलाएंगे तो ये लाइन होगा, तो इसको कहते हैं लीनियर। देखिए लीनियर है कि नहीं, अगर मान लीजिए किसी रेखा पर लाइन सीधा चला जाए तो वो क्या है लीनियर है। कैसा है लीनियर, समझे, समझे कि नहीं, नहीं समझे, कौन नहीं समझे, ये पॉइंट निकाले, ठीक है, पॉइंट निकाल करके पहला वैल्यू 0.5 बैठाएं, दूसरा वैल्यू 5, दूसरा वैल्यू क्या बैठाएं 2.5 और 0 तो भैया हमको यहीं आना है, आ गए 2.5 मान लिए यहाँ आ गए है ना, 2.5 यहाँ आ गए तो ये वैल्यू दिक्कत, ये इक्वेशन आ गया, समझे, समझे इसका कहानी, ये कहानी है बंद कर दे ना ना, आते हैं अब आगे। देखिए तो इसमें आपका जो है मतलब ये वाला 2 वेरिएबल में तो इक्वेशन कैसा देगा, ऐसा देगा, मतलब अगर पूछे बोलेगा कि पेयर ऑफ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में लिखिए तो कैसे लिखेंगे इक्वेशन लिखेंगे ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0, इसमें a1 b1 भी लगा दीजिए, पहला लाइन हुआ। दूसरा लाइन a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0। तो देखिए इसका वैल्यू अलग है, इसका वैल्यू अलग है, इसलिए ये क्या कहलाएगा पहला इक्वेशन कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा दूसरा इक्वेशन कहलाएगा। तो इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो एक वेरिएबल तो ये हो गया x वाला, दूसरा वेरिएबल हो गया y वाला, क्योंकि यहाँ पर हम लोग अभी देखे ना x और y दोनों का वैल्यू रख रहे थे तो दोनों बदल रहा था ना, इसे लिखते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स उसी को कहते हैं जिसका वैल्यू रखने पर चेंज हो जाए। अगर मान लीजिए यहाँ 5 रखे हैं तो 5 कभी नहीं बदलेगा, है ना, यहाँ पर 10 रखे हैं तो 10 कभी नहीं बदलेगा, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें वेरिएबल्स देखते हैं, मतलब चेंजेबल वाला वैल्यू देखते हैं कौन कौन चेंज हो रहा है, समझे। तो ये हो गया। अब इसी में आपको बोलेगा, हाँ एक चीज इसमें समझना है कि A हो गया, B हो गया और C हो गया, वो आपको बोलेगा कि वो सदस्य है किसका R का। R क्या है, R एक रैशनल नंबर है। कैसा नंबर है, रैशनल नंबर, मतलब रैशनल नंबर किसको कहते हैं, परिमेय संख्या है। कौन सा संख्या है, परिमेय संख्या है। अब बताइए 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं कि नहीं, जरूर लिख सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता हमको। तो ये एक क्या है, रैशनल नंबर है, समझे। और कभी भी a, b बराबर 0 नहीं हो सकता। 0 नहीं हो सकता मतलब क्या है, ये वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, समझे बात को। कैसी संख्या है, वास्तविक संख्या, समझे।
हाँ, अब देखिए कहेगा, इसमें कहेगा आपको कि रैखिक युग्म क्या होता है। क्या बोलेगा? रैखिक युग्म क्या होता है। अगर मान लीजिए कहीं परिभाषा पूछने का मन कर ले, एग्जामिनर वाला तो मन चला है ना, उसका मन जो करे पूछने का पूछ देगा। क्या बोलेगा? बोलेगा कि रैखिक युग्म किसे कहते हैं। क्या बोलेंगे? पहले इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन के जोड़ को हम लोग कहते हैं रैखिक युग्म। क्या कहते हैं? रैखिक युग्म। या उसी को कह सकते हैं दो चर वाले या दो रैखिक समीकरण वाले। क्या बोलेंगे? दो चर वाले या दो रैखिक समीकरण वाले, क्या बोलते हैं, समीकरण को हम लोग क्या कह सकते हैं? रैखिक युग्म कहते हैं। बात समझे? लिख लीजिएगा पॉइंट। क्या कहता है? दो चर वाले या दो रैखिक समीकरणों को एक साथ लिखने पर उसे रैखिक युग्म कहते हैं। समझे? एग्जाम्पल अगर पूछेगा तो दे दीजिए 2x + y = 5 एंड x + 5y = 3। समझे? एग्जाम्पल आपका ये हो गया। एग्जाम्पल पूछेगा तो ये हो गया पहला और ये हो गया दूसरा। समझे? समझे कि नहीं? यहाँ पे कैसे भी है? देखते हैं कहाँ पर कैसे। ये मेरा मन किया, मान लिए पहला क्वेश्चन 2x + y = 5, दूसरा x + 5y = 3। एग्जाम्पल। हाँ, जैसे तो देखिए बीजगणित का हम लोग 3 विधि से सॉल्व कर सकते हैं। पहला होता है आपका, क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन विधि। क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन विधि। मतलब इस इक्वेशन में प्रतिस्थापन कर सकते हैं। प्रतिस्थापन करने का मतलब मान लीजिए यहां से अगर हम y का वैल्यू निकाल ले तो इस इक्वेशन में y का वैल्यू रख सकते हैं। समझे? ये होता है प्रतिस्थापन। मतलब इसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड। अब देखिए इसमें होता क्या है। डिस्प्लेसमेंट मेथड में होता क्या है, इसमें जैसे मान लीजिए दो इक्वेशन है। जैसे मान लीजिए कि 2x + y = 5 है। दूसरा इक्वेशन है 3x + y = 10। ठीक है? कितना लिखा है? 10। अब कहेगा कि इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कीजिए। क्या करेंगे? कुछ नहीं। मान लीजिए इसको 1 माने और ये क्या है? 2 है। क्या बोलेंगे? समीकरण 1 से या तो आप y का वैल्यू निकाल लीजिए चाहे x का वैल्यू निकाल लीजिए। दोनों में से किसी एक का वैल्यू निकाल लीजिए। जैसे मान लीजिए हम निकालते हैं y का, तो 2x + y = 5, तो y बराबर क्या लिखेंगे? 5 - 2x। ये आ गया। इसको बोलते हैं इक्वेशन थर्ड। तो क्या बोलते हैं? समीकरण 2 में y का मान रखने पर तो देखिए समीकरण समीकरण 2 में y का मान रखे तो क्या लिखा है इक्वेशन? 2x + y = 10। तो देखिए तो हो गया 3x + y का वैल्यू क्या है? 5 - 2x बराबर कितना है? 10। तो देखिए 3 में से 2 घटा दे तो कितना होगा? x
ये हो गया 10, ये प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस का 5, तो x बराबर कितना हुआ 5। x का वैल्यू कितना आया 5। अब x का वैल्यू समीकरण 3 में पुट कर दीजिए। समीकरण 3 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 3 में x का मान रखिए तो क्या हो जाएगा y = 5 माइनस 2 गुना 5, तो कितना हुआ y बराबर कितना हुआ 5 माइनस 10, 5 माइनस 10। तो यहां से y का वैल्यू क्या आया आपका माइनस का 5। तो विस्थापन विधि किसको कहते हैं, इसको कहते हैं। क्या किए, समीकरण 1 से y का वैल्यू निकालें और जो y का वैल्यू निकला उसको समीकरण 2 में रख दिए तो x का वैल्यू पता चल गया, और जो x का वैल्यू निकला उसको समीकरण 3 में रख दिए तो y का वैल्यू पता चल गया। तो क्वेश्चन पूछेगा, बोलेगा आपको कि 2 समीकरण दिया होगा है और प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कीजिए, तो इस तरह सॉल्व करना है। समझे? अगर नहीं समझे बस इस कुछ समझ में नहीं आया, सब बोला हुआ। अमित समझे? नहीं, यो बोला हुआ है। एगो समीकरण ई है, दूसरा समीकरण ई है, समझे? ई समझे कि नहीं? रोकिए उसको, खो जाता बेचारा। देखिए दूसरा क्या कहता है, विलोपन विधि। विलोपन विधि ऐसा नाम है हिंदी में, विलोपन विधि। इसको कहते हैं इंग्लिश में एलिमिनेशन मेथड। इसमें क्या किया जाता है, नाम से स्पष्ट है। एगो को एलिमिनेट कर दीजिए, उड़ा दीजिए, बस हो गया। समझे? एगो को उड़ा दीजिए बस हो गया। मतलब अगर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कि x + 2y = 5 लिखा है एंड 3x + 2y = 6 लिखा है, कुछ नहीं करना है। क्या करना है? कुछ नहीं, मतलब किसी एक को उड़ा देंगे। मतलब कि इसमें से, वही बात है, इसमें से किसी एक का वैल्यू रखिए, निकालिए और एगो में डाल दीजिए, एलिमिनेट हो गया। समझे? तो जैसे उसमें करते थे उसी तरह इसमें भी करना, एगो को एलिमिनेट कर देना। जैसे मान लीजिए यहाँ हम x का वैल्यू निकालते, लिखेंगे ना 5 माइनस 2y, लिखेंगे ना, इसको उठा के इसमें पटक दीजिए। समझे? इसमें उठा कर पटकेंगे कहाँ, x की जगह, तो y का वैल्यू आ जाएगा। और जैसे y का वैल्यू आएगा तो x का वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना? तो कोई अंतर नहीं। तीसरा आते हैं, तीसरा होता है वज्र गुणनखंड। वज्र क्या बोलते हैं, वज्र गुणनखंड ना, हाँ, वज्र गुणन विधि। गुणन ये वाला ना होता है, वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं होता है। जैसे मान लीजिए अगर लिखा है 2x + 5y - 3 = 0। दूसरा लिखा है 3x - 2y और प्लस का 2 = 0। ये हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2। इसमें लिखा जाता है x बटा इसमें आप लिखिए x बटा, हाँ, x का वैल्यू रखेंगे तो देखिए x वाला मर जाता है। क्या होता है, x का वैल्यू रखते हैं तो x वाला मर जाता है। इसमें हम लोग इक्वेशन लिखते हैं देखिए x, अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो इसमें लिखते हैं हम लोग, देखिए रटना नहीं है, समझिएगा। किसको लिखे हैं,
एक्स को बंद कर दीजिए। ठीक है, इसको इधर से गुना करेंगे, इसको इधर गुना करेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो इसमें लिखते थे ना, ई हो गया C1, ई हो गया B1 और ई हो गया X1। इसी तरह से X2, B2 और C2 लिखते थे ना। देखिए कैसे लिखते हैं, X वाला बोला तो X खत्म। देखिए B1 C2 क्या लिखें, B1 C2 माइनस होता है फार्मूला में, B2 C1, B2 C1 बराबर Y का जब लिखेंगे तो Y वाला खत्म, Y का लिखेंगे तो Y वाला खत्म। देखिए जब Y वाला खत्म हो जाएगा, Y वाला खत्म हो जाएगा, Y वाला खत्म हो रहा है। देखिए इधर से ये इधर आ रहा है और इधर से ये इधर आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। तो इसको उल्टा उल्टा मारिए, साइन इधर मारिए, इधर मारिए। ठीक है, तो देखिए इसको क्या बोलते थे, A1 बोलते थे ना, तो क्या लिखेंगे A1, इधर से मारेंगे, हाँ पहले इसको मारेंगे, तो क्या लिखेंगे A2 और C1। देखिए A2 C1, उसी तरह से यहां से मारेंगे A1 माइनस A1 C2। समझे, रटना नहीं है। फिर समझिए, अगर हमको 1 निकालना है, 1 का मतलब C वाला कांस्टेंट वाला है ना, कौन निकालना है, कांस्टेंट वाला, तो लिखेंगे, देखिए कांस्टेंट वाला निकालेंगे तो मिटा देते हैं, कभी समझाते हैं। ठीक है, कांस्टेंट वाला निकालना है तो लिखेंगे A1 B1, B2 नहीं, A1 B2, A1 B2 और माइनस लिखेंगे A2 B1। समझे, तो ये है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। समझे, इसमें नहीं समझे तो हम इक्वेशन लिखते हैं। देखिए A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। देखिए क्या बोले थे कि अगर मान लीजिए हमको x निकालना है तो x वाला मार देंगे, मार दिए मतलब बंद कर देंगे, हटा देंगे। उसके बाद इधर जाएंगे तो B1 C2, देखिए B1 C2 लिखे हैं, B1 C2 लिखे हैं, फिर देखिए माइनस लिखे हैं B2 C1, x का काम खत्म। अब y का वैल्यू निकाल रहे हैं, y का वैल्यू निकाल रहे हैं तो इधर से इधर देंगे, इधर से इधर देंगे, इधर से इधर देंगे। तो देखिए क्या हुआ, A2 C1, A2 C1, A1 C2, A1 C2 लिखें। अब देखिए ये जब हो गया तो हम क्या निकालते हैं, 1 का वैल्यू, किसका वैल्यू 1 मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब C वाला, कांस्टेंट मतलब C वाला, C हटा दीजिए, तो क्या लिखेंगे A1 B2, A1 B2 माइनस A2 B1 समझे। तो बीजगणित निरूपण में हम लोग इस 3 विधि को देखते हैं। समझे, ये सब जब देखते हैं तो इसमें 3 कंडीशन आता है। कैसा कंडीशन, 3 कंडीशन। देखिए केस नंबर फर्स्ट क्या कहता है, अगर मान लीजिए A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 नहीं है, इसका मतलब है नहीं है। क्या समझे, A1 बटा A2, देखिए A1 बटा A2, A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मतलब इसको कौन सा हल कहते हैं, मतलब पूछेगा ये कौन सा हल है, इसको बोलते हैं युग्म संगत। क्या बोलते हैं, युग्म संगत। इस तरह को हम लोग क्या कहते हैं, युग्म संगत कहते हैं। क्या कहते हैं, या युग्म संगत समीकरण कहिए, युग्म संगत कहते हैं। नंबर 2, केस नंबर 2, अगर मान लीजिए आपका केस नंबर 2 अगर ऐसा हो, A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 और नहीं बराबर है C1 बटा C2 के, तो इसको बोलते हैं असंगत। क्या बोलते हैं, असंगत। इसको कहते हैं, इसका एक नाम और भी है, इसको बोलते हैं एक हल। क्या बोलते हैं, एक हल, एग्जाम में आता है। असंगत मतलब इसका बोलता है अनेक हल।
ठीक है। नंबर तीन मतलब केस नंबर 3 क्या है? ई होगा आपका कोई बराबर नहीं होगा, मतलब ऐसा भी हो सकता है। तो बोल सकते हैं हम लोग A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर कर सकते हैं C1 बट्टा C2। मतलब देखिए पहला में क्या हुआ, नहीं बराबर है, दूसरा में दोनों बराबर हुआ, तीसरा बराबर नहीं हुआ, तीसरा में क्या हुआ, तीनों बराबर है। और जब तीनों बराबर हो जाएगा तो इसको बोलेंगे आश्रित हल। क्या बोलते हैं? आश्रित हल। ठीक है। आश्रित मतलब इसका अनेक हल हो सकता है, इसको कहते हैं अनेक हल। क्या कहते हैं? अनेक हल। ठीक है। अगर आपसे पूछा इसका फिगर कैसा होगा, तो इसका फिगर कैसा होगा, तो ऐसा होगा। ठीक है। इसका फिगर कैसा होगा? ठीक है। इसका फिगर कैसा होगा? ऐसा होगा। ठीक है। समझे? चलिए आगे बना के लाइएगा, समझे ना?